हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम टीसीए का डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने डिटेल पढ़ा दिया है। आप यूट्यूब फर्स्ट पे पेज पे जाइए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल टीसीए के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसे कर्व साइकिल या सेट्रिक साइकिल भी कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में खुले होते हैं और ये एरोबिक रेस्पिरेशन के चरण है। तो आपको बताया जाए, जो टीसीए चक्र का प्रारंभिक एसिटाइल समूह के एक्सोलो एसिटिक अम्ल होता है, जिसको OOA के नाम से जाना जाता है, जल के साथ संघनन होता है और साइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम द्वारा होती है और COA का एक अणु मुक्त होता है तथा सिट्रेट आइसोसिट्रेट में समावित होता है। कार्बोक्सिलीकरण के दो लगातार चरणों के रूप में होता है। इसके उपरांत अल्फा कीटो ग्लूटरिक अम्ल तत्पश्चात सक्सिनाइल को ए का निर्माण होता है। सिट्रिक अम्ल के बचे हुए चरणों में सक्सिनाइल CaO और OAA ने ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत होकर चक्र को आगे बढ़ाने में सहायता होता है। अगर वही बात करें हम सक्सिनिक अम्ल के रूपांतरण के दौरान जीटीपी के एक अणु का निर्माण होता है और यह क्रियाधार स्तरीय फॉस्फोरीकरण कहते हैं। युग्मक अभिक्रिया में जीटीपी में रूपांतरित हो जाता है। एटीपी का निर्माण होता है। चक्र में 3 ऐसे स्थान होते हैं जिसमें NAD प्लस और NADH प्लस और H प्लस में अपचयन होता है। एक स्थान FAD प्लस और FAD2 में अपचयन होता है। टीसीए चक्र में एसिटिल को एंजाइम अम्ल के निरंतर ऑक्सीकरण हेतु ऑक्सीलोएसिटेट अम्ल के पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। चक्र का प्रथम स्थान उसके साथ साथ NAD प्लस FAD प्लस और NADH और FADS प्लस में क्रमशः पुनः उत्पादन होता है। अगर बात करते हैं सांस की इस अवस्था को समीकरण, इसको किस तरह से लिखा जाता है, तो जो पायरुविक अम्ल होता है उसको +4 NAD प्लस FAD प्लस 2H2O और ADP प्लस PI यानी माइट्रोकॉन्ड्रियल आधात्री में यानी 3CO प्लस 4 NADH प्लस 4H प्लस FADH2 प्लस ATP बनता है। टीसीए चक्र में ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यानी जब टीसीए का जो चक्र होता है वो जब ग्लूकोज विखंडित होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और NADH प्लस H प्लस की 8 अणु FADH2 के 2 अणु 2 ATP अणु का निर्माण होता है। आपको आश्चर्य होगा कि हम चर्चा अभी तक सांस के दौर ना तो सांस पे किए हैं ना ही ऑक्सीजन पे। एटीपी के बहुत सारे अणुओं का निर्माण की चर्चा अभी हुई है। अब संश्लेषित NADH प्लस H प्लस FADH2 की क्या भूमिका होगी, हमें अब समझना होगा कि सांस में ऑक्सीजन की भूमिका एटीपी का निर्माण कैसे होता है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी ऑक्सीकरण फॉस्फोरिलेशन से, जिसमें श्वास की प्रक्रिया के अगले चरण में NADH प्लस और FADH2 के संचित ऊर्जा मुक्त उपयोग में लाना यह संपादित होता है कि उसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाता है और तब पानी का निर्माण होता है और उपापचयी पथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक और अन्य वाहक की ओर गुजरता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं, ETS के नाम से जाना जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ETS का प्रोसेस होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर होगा। और इसके दौरान जो माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री टीसीए चक्र के दौरान NADH से बनने वाला इलेक्ट्रॉन एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज
डिहाइड्रोजिनेज होता है यानी ऑक्सीकृत कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में। इसके बाद इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली में उपस्थित क्विनोन की रूपांतरण होता है, यानी क्यूबिकोनॉन क्या होता है, रूपांतरित हुआ इसके अंदर। उसके बाद क्यूबिक्विनोन अपक्षय समतुल्य FADH2 जो कि साइट्रस अम्ल चक्र में सक्सीन के ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न होता है, यानी यहाँ पे सक्सीन। तो उसके बाद कोई भी क्यूनॉन यूक्यूबिक्विनॉल इलेक्ट्रॉन के साइटोक्रोम BC फर्स्ट साइटोक्रोम C की एक और रूपांतरण ऑक्सीकृत हो जाता है, किसमें, कॉम्प्लेक्स थर्ड में होता है। साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन होता है और ये भीतरी झिल्ली की बाह्य सतह पर चिपका रहता है, जो इलेक्ट्रॉन का कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर के बीच स्थानांतरण का कार्य करता है। अगर ये बात करें, इस पूरे डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है ना, कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट है यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि NADH प्लस H प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन F M N और FES से गुजरते हैं और यहाँ पे क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। और 4H प्लस बाहर यानी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पंप होते हैं। अगर वहीं हम कॉम्प्लेक्स सेकेंड की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेकेंड क्या होता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस होता है। यहाँ पर FADH, यहाँ पे FADH2 यहाँ इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये देता है, तो उसके बाद यह कर्व साइकिल से जुड़ जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन UQ यानी क्यूबिक्विनॉन को मिलता है और लेकिन यहाँ पर H पंप नहीं होते। क्यूबिक्विनॉन क्या होता है, क्यूबिक्विनॉन क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये फिर 4H पंप होते हैं, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को दिए जाते हैं। और साइटोक्रोम C क्या होता है, तो साइटोक्रोम C जो है वो ये मोबाइल कैरियर होता है जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 तक ले जाता है। अब बात करते हैं हम 4 की बात, तो कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, इसको कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मिलते हैं, जो O2 यानी O2 के माध्यम से प्लस 2H प्लस इलेक्ट्रॉन H2O पानी बनता है, 2H प्लस पंप होते हैं और ऑक्सीजन अंतिम स्वीकृति करता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक वाहक से दूसरे वाहक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 4 से गुजरते हैं, तो ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5 से होकर ATP अकार्बनिक फॉस्फेट ATP का निर्माण होता है। इस दौरान संश्लेषित होने वाली ATP अणु की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर होती है। NADH के एक अणु की ऑक्सीकरण में ATP के 3 अणुओं का निर्माण होता है, जबकि FADH2 का एक अणु ATP की 2 अणु बनता है, जबकि सांस का ऑक्सी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ ही संपन्न है। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित होती है, यद्यपि ऑक्सीजन की उपस्थिति अत्यावश्यक है क्योंकि यह पूरे तंत्र में H प्लस हाइड्रोजन से मुक्त कर पूरी प्रक्रिया को संचालित करती है। ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में कार्य करता है और प्रकाश फॉस्फोरिलेशन के विपरीत, जहाँ प्रोटीन प्रणवरता के निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का फॉस्फोरिलेशन होता है, सांस में इसी प्रकार की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा ऊर्जा की पूर्ति होती है। फलस्वरूप इस कारण में क्रियाविधि को ऑक्सीकारक फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे बनता है, तो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 3 से बनता है, 2 से नहीं बनता है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं झिल्ली से जुड़ी ATP संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में। अब पहले भी पढ़ चुके हो, पिछले अध्याय में रसोपरासरण परिकल्पना यानी कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के आधार पर बताया गया कि जैसा कि पहले वर्णित है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5 की सहायता से ATP के संश्लेषण में बनता है और ये कॉम्प्लेक्स 2 प्रमुख
घटकों F0 और F1 से बनते हैं। F1 से परिधीय झिल्ली प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं और जहाँ पर अकार्बनिक फॉस्फेट ATP का संश्लेषण होता है और वैदिक रासायनिक प्रोटॉन प्रवणता की फलस्वरूप 4H प्लस आयन अंतर झिल्ली जिसमें अवकाश F0 से होकर अधात्रे की ओर गति करता है जिससे एक ATP का संश्लेषण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ATP संश्लेषण में जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है श्वसनीय संतुलन, यानी कि प्रत्येक ऑक्सीकृत ग्लूकोज अणु से बनने वाले प्राप्त शुद्ध ATP की गणना करना अब संभव है, किंतु वास्तविकता यह है कि सैद्धांतिक अभ्यास ही रह गया है। यह गणना कुछ निश्चित कल्पनाओं के आधार पर, जैसे यह किसी एक क्रमिक सुव्यवस्थित क्रियात्मक पथ है जिसमें क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर TCA चक्र बनाता है। जैसे ETS के एक बात आती है, ग्लाइकोलिसिस में संश्लेषण NADH माइटोकॉन्ड्रिया में आता है जहाँ से फॉस्फोरिलेशन होता है। पथ का कोई भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिक के निर्माण के उपयोग में नहीं आते। श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है, कोई दूसरा वैकल्पिक क्रियाधार पथ के किसी भी मध्यवर्ती चरण प्रवेश नहीं करता। हालांकि इस प्रकार की कल्पना सजीव तंत्र में वास्तव तर्क संगत नहीं है। पथ अभी एक के बाद एक नहीं बल्कि एक साथ कार्य करते हैं। पथ में क्रियाधार आवश्यकता अनुसार बाहर अंदर आ जाता है। आवश्यकता अनुसार ATP का प्रयोग हो जाता है। एंजाइम का क्रिया की दर को अनेकों विधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, फिर भी ये क्रियाएं उपयोगी होती हैं। और क्योंकि जो तंत्र में ऊर्जा का निष्कर्षण होता है, संग्रहण, उसकी दक्षता सराहनीय है, अतः ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज की एक अणु से ATP के 36 अणु की शुद्ध प्राप्ति होती है। अब हम किण्वन और ऑक्सी संतुलन की तुलना करेंगे। तो इसमें किण्वन में ग्लूकोज का ऑक्सीजन जो आंशिक विखंडन होता है उसमें जबकि ऑक्सी श्वसन में पूर्ण विघटन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल बन जाते हैं। तो इसमें आपको जो किण्वन होता है वो ग्लूकोज के एक अणु पायरुविक अम्ल बनने के दौरान ATP के शुद्ध 2 अणु प्राप्त होती है, जबकि ऑक्सी श्वसन में बहुत अधिक ATP अणु बनते हैं। ये जो लाइन है ना फ्रेंड्स, ये आपको एजर्सन और रीज़न में देखने को मिलेगा, क्योंकि एजर्सन और रीज़न में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सही है कौन गलत है, इस टाइप से। किण्वन में NADH और NAD प्लस में ऑक्सीकरण मंद गति से होती है, जबकि ऑक्सी श्वसन में यह क्रिया तीव्र होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर हम बात करें एम्फीबॉलिक बारे में, तो एम्फीबॉलिक है क्या? एम्फी का मतलब होता है AMPHI। एम्फी का मतलब होता है दोनों, है ना, दोनों। और बॉलिज्म मतलब उपापचय, मेटाबॉलिज्म, उपापचय के बारे में बात करा। यानी कि जब भी हम सांस के लिए ग्लूकोज अनुकूल क्रियाधार है, श्वसन में सभी कार्बोहाइड्रेट्स उपयोग में लाने से पहले ग्लूकोज परिवर्तित होता है, सबसे पहले बता चुका है। और दूसरे क्रियाधार सांस में प्रयोग किया जा सकता है, किंतु वे सांस के पहले चरण में उपयोग नहीं होता। तो अगर हम किसी सांस के केवल भोजन को तोड़ना ही नहीं, ऊर्जा बनाने के लिए भी होता है, बल्कि वही मध्यवर्ती यौगिक नए पदार्थ बनने में काम आते हैं। अगर यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, तो पहले हम अगर वसा की बात करें तो ये वसा और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करेगा, और यही ग्लिसरॉल और वसा बाद में डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाएगा, और फिर वो जाके एसीटाइल को एंजाइम में मिल जाएगा। और वहीं हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो
सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो ग्लूकोज बनाएगा, यानी सरल ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज से पायरुवेट में जाएगा, पायरुवेट में, फिर एसिटिल को एंजाइम TCA, ग्लूकोज फॉस्फेट 1,6 बाईफॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इसकी बात करें, ग्लिसरॉल्डिहाइड से पायरुविक एसिड में जाएगा और एसिटाइल एंजाइम क्रेब्स चक्र और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेगा। अब आपको यहाँ पे बात बताते हैं, जहाँ पे ATP बनती है वो ऊर्जा बनाती है, लेकिन TCA के मध्यवर्ती यौगिक में अमीनो अम्ल, वसा आदि बनने में काम आता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन अमीनो अम्ल बनाएगा, फिर वो पायरुविक अम्ल में मिल जाएगा, और वसा फैटी एसिड बनाता है, और फिर फैटी एसिड के बाद वो ग्लिसरॉल ग्लाइकोलिसिस में जाता है, फैटी एसिड एसिटेट कोएंजाइम बनाकर TCA में जाता है। अगर वहीं प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन पहले आएगा, फिर अमीनो अम्ल से डीमाइनेशन NH2 हटाता है, कीटो एसिड बनाता है, फिर TCA में चला जाता है। अगर हम यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स वसा सबसे पहले ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में विघटित होता है। यदि वसीय अम्ल सांस के उपयोग में आता है तो पहले एसिटाइल और सह एंजाइम बनाकर पथ में प्रवेश करता है। ग्लिसरॉल पहले PAGL में परिवर्तित होकर श्वास में प्रवेश करता है। प्रोटीएज एंजाइम विघटित होकर अमीनो अम्ल बनाता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल विएमिनीकरण के बाद अपनी संरचना के आधार पर क्रेब्स चक्र के अंदर विभिन्न चरणों में प्रवेश करता है। चूँकि सांस के दौरान क्रियाधारक टूटते हैं, सांस प्रक्रिया परंपरागत उपापचय प्रक्रिया है और श्वास पथ श्वसनीय उपापचय पथ है, किंतु क्या आप इसे ठीक समझ सकते हैं? तो क्रियाधार ऊर्जा हेतु श्वास पथ कहाँ प्रवेश करते हैं, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि यौगिक उपरोक्त क्रियाधार बनाने के लिए श्वसनीय पथ अलग होगी। पथ में प्रवेश करने से पहले वसा अम्ल तथा क्रियाधार के रूप में उपयोग आते हैं। श्वसनीय पथ में प्रवेश आने से पूर्व एसिटाइल को एंजाइम विघटित होते हैं। अब यहाँ पे एसिटाइल को एंजाइम विघटित हो रहा है, फिर उसके बाद जीवधारियों को वसा अम्ल का संश्लेषण करना होता है, तो श्वसनीय एसिटाइल यानी पथ एसिटॉल को एंजाइम अलग हो जाती है, इसलिए वसा अम्ल के संश्लेषण तथा विघटन के दौरान श्वसनीय पथ उपयोग होता है। इस प्रकार प्रोटीन संश्लेषण में विघटन के दौरान होता है। इस प्रकार विघटन की प्रक्रिया कम करता है, सजीव में उपापचय कहलाता है। संश्लेषण उपापचय कहलाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, जो श्वसनीय पथ होगा उपापचय होगा, और उपापचय दोनों में ही होता है, यानी एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म की बात कर रहा है, तो इसलिए श्वसनीय पथ को एम्फीबोलिक पथ कहना उचित होगा, न कि उपचय पथ, क्योंकि ये उपापचय और उपचय दोनों का भाग होता है, दोनों में, यानी कि एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों कंबाइन है, तो इससे हम एम्फीबोलिक पथ कहते हैं। अब बात करते हैं सांस के गुणांक की। तो अब सांस के दूसरे पक्ष को देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सी श्वसन दौरान ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है सांस के दौरान, मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग में लाई जाती है, और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो RQ यानी श्वसनीय अनुपात के द्वारा श्वसन गुणांक मुक्त हुई CO2 का आयतन बटे उपयोग में लाई गई O2 का आयतन। श्वास गुणांक सांस के दौरान उपयोग में आने वाली श्वास क्रियाधार पर निर्भर करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट क्रियाधार के आकार और ऑक्सीकृत को श्वास गुणांक समान, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मुक्त होती है, उपयोगी लाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है। C6H12O6 ये क्या ग्लूकोज का है, प्लस 6O2 से 6CO2 बनता है, प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स है। जब वसा सांस में प्रयुक्त होती है तो श्वास गुणांक 1 से कम होती है। वसा ट्राइमटीन के रूप में उपयोग में आता है, और इस गणना जैसे जब प्रोटीन श्वसनीय क्रियाधार के रूप में उपयोग किया जाता है तब 0.9 के
लगभग होता है। और यहाँ पर जानना अति महत्वपूर्ण है कि सजीवों में श्वसनीय क्रियाधार अक्सर 1 से अधिक होते हैं, किंतु प्रोटीन और वसा श्वसनीय क्रियाधारी के रूप में उपयुक्त नहीं होते। तो ये हमारा श्वसन यानी पादप श्वसन का अंतिम भाग था, श्वास गुणांक। तो यहाँ तक हमारा इस चैप्टर ख़त्म होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।